हमारा विषय है अस्तित्व और आदर्श। ये विषय मैंने क्यों चुना, पहले मैं आपको ये बता दूं। ये विषय अभी समसामयिक है। अभी वर्ल्ड में, सारे विश्व, इस पृथ्वी पर सारे विश्व में जो हम देख रहे हैं। नहीं कर रहा है। रिकॉर्ड कोई इधर कर रहा है। मेरी आवाज जा रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ दादा, आपकी यस। आवाज आ रही यस है। राजा। नाउ आई एम मेकिंग म्यूट, यू कैन स्टार्ट। ठीक थैंक है, यू। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। तो यह जो विषय है बहुत प्रासंगिक है। अ, इसमें एक ऐसा ऐसा कंफ्यूजन है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है या अपने देश में हो क्या रहा है। चूंकि यह प्रउत का एक लेसन ट्रेनिंग कैंप है, इसलिए इसके ऊपर हमारी दृष्टि और हमारी समझ ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमने इस विषय को लिया है। जिस तरीके से एक व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है, उसी प्रकार समाज का भी एक अपना अस्तित्व होता है, राष्ट्र का भी एक अपना अस्तित्व होता है। हमने विश्व में बहुत सारे देश देखे हैं, बहुत सारे राष्ट्र देखे हैं जो आज समाप्त हो चुके और किसी बड़े राष्ट्र के अधीन होकर पराधीन की जिंदगी जी रहे हैं, और उन्हें महसूस भी नहीं हो रहा है कि हम पराधीन हो चुके हैं। आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लीजिए, छोटे छोटे देश हैं, निकरागुआ है या ग्वाटेमाला है, या और भी जो इसी तरीके से छोटे छोटे देश हैं, उनका अस्तित्व मानव समाप्ति हो चुका है। निकरागुआ में तो आप देखेंगे कि अमेरिकन डॉलर ही उनका चलता है, उनकी अपनी करेंसी तक समाप्त हो चुकी है। तो यह जो अस्तित्व की बात है, यह केवल व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए भी एक वास्तविकता होती है। तो उसी तरीके से अब व्यक्ति का अस्तित्व क्या होता है? अगर पार्टी आप उठी कर रहे। अब क्रिसमस पार्टी लगता है। अभी पहले सब अपने माइक बंद रखिए प्लीज। तो अब देखें कि व्यक्ति का अस्तित्व क्या होता है। तो जो व्यक्ति का अस्तित्व होता है, वह केवल भौतिक अस्तित्व की बात नहीं होती है। अस्तित्व जो होता है, पर्सनैलिटी होती है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कहीं जन्म हुआ हो, उसका फिजिकल मेकअप कैसा भी हो, उसकी बॉडी कैसी भी हो, लेकिन उस अपने प्रोफेशन में बहुत ही उत्तम कोटि का सर्विस देते हैं, तो उनको हम उनके प्रोफेशन के ही नाम से जानते हैं। डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, सुपरवाइजर साहब हैं। यही उनका अस्तित्व है, यही उनका अस्तित्व होता है। जिस दिन वो उस प्रोफेशन से अलग हो जाते हैं, उनको व्यक्तिगत ढंग से ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनका एक बहुत बड़ा अस्तित्व जो है, अस्तित्व का एक बहुत बड़ा अंश जो है उनसे अलग हो गया। अब वो शून्य से फिर शुरू करना पड़ेगा उनको। इस तरीके से हल्कापन महसूस होता है। इसलिए अस्तित्व जो होता है, उसका केवल एक पहलू नहीं होता। जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दैट इज नॉट द ओनली अस्तित्व। ये जो भौतिक अवस्थिति होती है मनुष्य की, केवल वही उसका अस्तित्व नहीं होता। वह तो गौण हो जाता है। वह गौण हो जाता है, गौण होता ही चलता है। जैसे जैसे समय समय बढ़ता जाता है, व्यक्ति का अस्तित्व या व्यक्ति अपने प्रोफेशन से ही ज्यादा समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, और उनकी अवस्थिति बनी रहती है, उनका अस्तित्व भी उसी ढंग से बढ़ता चलता है, मजबूत होता चलता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, एक राष्ट्र है। भारत को पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक देश के रूप में आज से नहीं देखा जा रहा है। सदियों से, हजारों वर्षों से भारत को एक मिस्टिक कंट्री के रूप में देखा जाता है।
एक मिस्टिक कंट्री है, इसको समझना मुश्किल है। लोग समझते हैं, लोग मानते हैं कि भारत को समझना मुश्किल है, बहुत मिस्टीरियस कंट्री है। बहुत ही राजा, बहुत ही धनाढ़ आदमी है, ये बहुत ही गरीब आदमी है, दोनों में दोस्ती बनी हुई है। कृष्ण है कहाँ, सुदामा कहाँ है, दोनों में दोस्ती बनी हुई है। जबकि ऐसा नहीं देखा जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो कहाँ कृष्ण और कहाँ सुदामा, दोनों में इतनी प्रगाढ़ दोस्ती कैसे बनी हुई है? बचपन की दोस्ती तो छोड़ ही दीजिए, बाद में भी सारा जीवन उनकी दोस्ती बनी रह गई। बड़ी मिस्टीरियस कंट्री है ये। यहाँ सारे जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ फेल होती चलती है, फेल होती हुई दिखाई पड़ती है। ये अपना देश है। इसी तरीके से हर एक देश का की एक अपनी पहचान बनी हुई है, उनकी अपनी विशेषता बनी हुई है। और वो जो विशेषता बनी हुई है वो किस आधार से बनी हुई है, किस कारण बनी हुई है, इसको समझना है। वो कारण होता है उसका प्राण धर्म, उसके प्राण का स्वभाव। अब आप देखिए ना, भारत में इतनी भाषाएं, कोई 44 ऐसी भाषाएं हैं जिनके पास जिनके पास अपना नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब्स हैं, अपने एडजेक्टिव्स हैं, अपने सिंटेक्स सिस्टम है। ये सभी अपने, इनके पास लिटरेचर्स हैं, अपनी लिटरेचर भी है इनके पास। ये 44 भाषाएं हैं भारत में, 44 जनगोष्ठियां हैं, इनका अपना इतिहास है। मगध का एक अपना ही इतिहास है, अंग देश का अपना ही इतिहास है। नॉर्थ की सारे जो हैं जितने जनगोष्ठियां, उनका सब उनका अपना अपना इतिहास है। साउथ की जितनी भी जनगोष्ठियां हैं, उनका अपना अपना इतिहास है, कोई कनेक्शन नहीं है। साउथ की जनगोष्ठियों का मगध के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, या अंग देश के साथ कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी सभी मिलजुल कर एक देश के रूप में हम कैसे रह रहे हैं? क्यों क्यों रहते हैं मिलजुल कर एक देश के रूप में? क्यों सबों को लगता है कि हम भारतवासी हैं? क्या कनेक्शन है? एक अध्ययन का विषय है, समझने की बात है। तो ये जो चीज है वो इसीलिए है कि प्राण धर्म से जुड़ी हुई चीज है। जो अस्तित्विक जो मूल्य है, एग्जिस्टेंशियल वैल्यू है ना, वो इसके प्राण धर्म पर ओत से ओत प्रोत है। ये प्राण धर्म क्या है भारत का? भारत का प्राण धर्म है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। साउथ से लेकर, कन्याकुमारी से लेकर आप चले जाइए, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल, पूरब में चले जाइए, मेघालय, असम, कन्या उधर क्या बोलते हैं, कामाख्या, कामरूप, कामाख्या, साधु संत साधना में बैठे हैं, लीन हैं। आज से नहीं, हजारों हजारों वर्ष से। तो ये जो अध्यात्म की खोज, और यह जो अध्यात्म के प्रति पिपासा, प्यास क्यों आई है, ये इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये एक वास्तविकता है। साधु संत, अभी देखिए साउथ के हमारे शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में सारे वेद पढ़ गए, सारे पुराण पढ़ गए, सारी चीजें पढ़ गए, सारे शास्त्र खत्म कर लिए, और बोले कि अब मुझे क्या करना है, मुझे संन्यास लेना है। और वो पूरे भारतवर्ष के लिए मॉडर्न हिंदुइज्म का उन्होंने स्थापना कर दी, हिंदू के मठ बनाए। तो यह जो खोज है, आत्मिक खोज जो है, अपने आत्मा को संतुष्टि देना, तो ये जो आत्मिक जो प्यास है, इसको बुझाने की जो यहाँ की एक परंपरा है, या एक हिस्टोरिकल हमारे पास जो एक मेथड है, जो सदाशिव ने दी, भगवान शिव ने दी।
उन्हीं के द्वारा जो बनाई हुई व्यवस्था है, उसी के सूत्र में ये पूरे 44 जनगोष्ठियां पिरोई हुई हैं, बंधी हुई हैं। शिव को आदि पिता कहा जाता है। और मैं यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ। अमेरिका में एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में कोई 500 विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा गैलरी है, सजा हुआ है। उसी में कोई 50 प्रोफेसर्स लेक्चरर्स भी बैठे हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सब के सब बैठे हुए। मेरा 2 दिन का वहाँ लेक्चर है। पहले नियो ह्यूमनिज्म के ऊपर में हमें बात करनी थी, प्रेजेंटेशन देने थे। पहले दिन मैंने दे दिया। दूसरे दिन फिर सभी लौट लौट कर सभी आए। फिर हम सभी मिलते हैं। दूसरे दिन कोई 20 मिनट हमने बात करी है। तो एक एक महिला है जो सबों भीड़ के बीच में बैठी हुई है, गैलरी में बैठी हुई है। वो हाथ उठाकर बोलती है, स्टॉप, स्टॉप। 2 बार बोलती है, स्टॉप। सभी लोग चुप। बड़ी चिल्ला कर बोली, माइक्रोफोन उनके पास नहीं था। 2003 की बात है या 4 है। तो मैं तो सामने देख रहा हूँ उनको, लेकिन सारा गैलरी उनकी तरफ देखने लगा। ये महिला कौन है जो स्टॉप कर दिया? वो बोलती है, ओ मॉन्क फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट यू टेल मी व्हाई गॉड्स आर born only in India every time. शिवा, कृष्ण, रामा, बुद्धा, महावीर जैन मुनि, सिख गुरु, and now your Anand Murti, your guru, all gods are only born in India. Why? पहले तुम्हें पहले तो मैं शॉक्ड हो गया था कि क्या बात है, क्यों हमें स्टॉप किया इन्होंने। लेकिन बाद में मैं रिलैक्स हुआ कि चलो, एक प्रासंगिक प्रश्न इन्होंने पूछा है। तो मैंने कहा, देखिए, भगवान बार बार भारत में ही क्यों क्यों जन्म लेते हैं? अगर इसे पक्षपात की दृष्टि से देखा जाए तो इसका जवाब तो भगवान को ही देना पड़ेगा। मैं तो जानता नहीं कि क्यों ये पक्षपात भारत के साथ करते हैं, कि जब भी आते हैं भारत में ही जन्म लेते हैं। तो प्लीज आस्क गॉड, नॉट मी। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाई गॉड इज ऑलवेज बोर्न ओनली इन इंडिया। अब बात ये समझिए कि अमेरिका जैसे जड़वादी देश में, भोगवादी देश में, जो कि हिडोनिज्म का सेंटर पॉइंट है, भोगवाद का एक जो है एक केंद्र है, वहां भी आज लोग ये मानते हैं कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और यहाँ परमात्मा जन्म लेते हैं। मैंने बाद में उन्हें जवाब दिया। मैंने बताया, देखिए, भगवान को जब जन्म लेना होगा, पेड़ों से तो जन्म लेंगे नहीं। ये आप मानती हैं? बोले, यस, दैट इज ट्रू। तो हमने कहा, इसका ये मतलब होता है कि भगवान जब जन्म लेने की प्लान की सोचते हैं, तो प्रकृति उनके लिए माँ की खोज करने लगते हैं कि वैसी माँ कहाँ होगी जो भगवान की माँ बनेगी। और बार बार प्रकृति को भारत में ही एक माँ मिलती है जो कि परमात्मा को जन्म दे सकती है। और दैट इज द रीजन व्हाई गॉड इज ऑलवेज बॉर्न इन इंडिया। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सभी लोग बड़े खुश होकर बोले, यस, दैट इज राइट, दैट इज राइट। हमने कहा, देखिए, भारत की संस्कृति में, भारत की सभ्यता में प्योरिटी ऑफ मदरहुड हमारी कल्चर है। हमारे माताएं प्रार्थना करती हैं कि उनका पुत्र परमात्मा जैसा पवित्र पुत्र हो। पिता भी इसी ढंग से प्रार्थना करते हैं कि उनके बेटे राम, भगवान राम जैसे सुपुत्र हों उनके पास, उनके परिवार में। तो कुछ ऐसी बातें हैं। खैर, मेरा यह कहना था कि हर एक देश का एक अपना प्राण धर्म होता है। तो अमेरिका का एक अपना प्राण धर्म है, यूरोपियन कंट्री का एक अपना प्राण धर्म है, एशिया के सभी कंट्रीज का एक अपना प्राण धर्म है ना। सभी कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका के कंट्रीज में उनका एक अपना प्राण धर्म है। एक अपना, एक उनके हृदय में एक डोमिनेटिंग सेंटिमेंट है जिसको लेकर के वो चलते हैं।
तो अस्तित्व की बात मैं कह रहा था। अगर प्राण धर्म बदल जाता है तो जिस ढंग से व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है, उसी तरीके से किसी राष्ट्र का स्वभाव भी बदल जाएगा। वो राष्ट्र की परिचिति, उस राष्ट्र का परिचय भी बदल जाएगा। और कालांतर में 20 वर्ष 30 वर्ष होते होते वो राष्ट्र पूरा का पूरा एक बाजार बन जाएगा, एक क्रॉस रोड बन तैयार हो जाएगा। आ, मेरी दृष्टि में तो अभी मैं देख रहा हूँ भारत को एक बाजार बनाया जा रहा है। आ, जो एक ओवरऑल ओवरव्यू है वो मैं देख रहा हूँ। भारत जो समाज बनाकर रहने वाला देश रहा है, आज समाज बनाने से हट करके आज भारत को एक बाजार बनाने पर की पॉलिसी चल रही है। भारत में एक ऐसा बाजार बनाना है, एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाना है। तो एक है ना, एक गाना था, जब मैं स्टूडेंट था मैं सुनता था। नारी ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, समाज ने मनुष्य निर्माण किया। और ये मनुष्य जो हैं, इन मनुष्यों में ही आज जो हमारे चिंतनकार हैं, समाज में, हमारे राष्ट्र में, देश में, आज उस समाज को नकार करके इसे एक बाजार बनाने पर लगे हुए हैं। कहीं तो त्रुटि है, कहीं तो इसको, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होनी चाहिए। अब जहां ये विचार नहीं है कि राष्ट्र का एक प्राण धर्म होता है, जहां इसके बारे में कोई चिंतन नहीं है, जहां इसके चिंतन का टोटल एब्सेंस है, नेचुरली इस एस्पेक्ट से वो बहुत दूर हैं, इसकी इस समझ से बहुत दूर चले गए। और पॉलिसीज बन रही हैं, एक दौड़ लगी हुई है, एक होड़ लगी हुई है कि हमें वर्ल्ड में ऐसे ऐसे पहुंचना है। किस कार्य में हमें ऐसे ऐसे पहुंचना है? क्या हमें अपने अस्तित्व को भी खो देना है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो मैं समझता हूँ कि प्रौत के जो विचारक लोग हैं, ये एक अच्छा विषय हमारे लिए बनता है। तो अब चलिए आते हैं आदर्श के ऊपर में। मैंने तो अस्तित्व की चर्चा यहां तक करी है, अब आदर्श क्या है? तो यह जो आदर्श है, ये आइडिया से आती है, भाव से आदर्श तैयार होता है। आप आइडिया एंड आइडियोलॉजी किताब पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ है कि आइडिया क्या है। ये साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म होती है, जहां मनुष्य का मन, उसकी जो मानसिकता है, वो अध्यात्म के साथ में समान तरलता स्थापित करना चाहती है, अध्यात्म को भी अनुभव करना चाहता है। अब देखिए ना, जीवन में तीन चीज है, एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। तीन से ज्यादा तो किसी को नहीं है। वो अंबानी हो या और अडानी हो या और भी कितने बड़े बड़े नाम आते हैं, या कोई फुटपाथ पर आज बिखरा हुआ कोई व्यक्ति है, नागरिक है, जिसके लिए अभी भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, उस पास है। एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है, इससे ज्यादा तो किसी के पास है ही नहीं। शरीर के लिए और मन के लिए व्यक्ति सब कुछ कर रहा है। मन के लिए कितना कर रहा है? मन की खुशी के लिए ही तो सब कुछ किए चलता है, तो मन के लिए ही तो कर रहा है। अपनी फिलॉसफी से अपने मन को संतुष्ट करने के लिए किए जा रहा है, किए जा रहा है, आंख मूंद के दौड़े जा रहा है। गड्ढे में गिरेंगे कि पांव टूटेगा, कि पांव टूटेगा, कि सिर फटेगा, उसकी परवाह नहीं है, दौड़ रहा है, आंख मूंद के दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, बीमार पड़ रहा है, जीवन भर के पैसे मेडिसिन में बिता रहा है, फिर भी चिल्ला चिल्ला के मर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये अवस्था हमारी हुई कैसे। तो आत्मा के लिए मनुष्य कुछ करता नहीं। जब मनुष्य का मन आत्मा के लिए भी कुछ करने लगता है, अपने आत्मा के विकास के लिए भी कुछ करने लगता है, करने की सोचता है, तब उसे शांति मिलती है। उसे आंख बंद करना होता है। आप देखेंगे
कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, इस जगत के झंझटों के बीच में रहते रहते जब क्लांत हो जाते हैं, बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? मुझे एकांत छोड़ दो, अकेले जाकर के आंख बंद कर लेता है आदमी। साधना नहीं जानता है, लेकिन आंख बंद करना सभी कोई करता है शांति के लिए। वो क्यों आंख बंद करता है? जब मनुष्य अपनी आंखें बंद करता है, तो क्या उसका वो सो जाता है? नहीं नहीं, वो अपनी आत्मा की तरफ जाता है, अपनी आत्मा से उसे शांति मिलती है, वहां से उसे सुकून मिलता है। तो ये जो आत्मिक जगत है, मन जब आत्मा की तरफ चलता है, मन जब आत्मा के पास बैठता है, और बैठता केवल नहीं है, फिर आत्मा के करीब जाने लगता है, तो यहीं पर तैयार होता है भाव जगत। यहीं पर से भाव जगत आता है। व्यक्ति व्यक्ति में जो भावनाएं होती है, मनुष्य के हृदय में जो भावनाएं होती हैं, ये वहीं उसी रिजर्व से आता है। इसे कहते हैं साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म। हमारी आत्मा का जो तरंग है वो स्ट्रेट होती है, उसमें कोई विकार नहीं है। लेकिन मन में इस ढंग से अल्फा बीटा थीटा वे गामा वेव होते हैं। 8 सेकंड, 8 सेकंड, नो 12 सेकंड्स, 8 सेकंड, 6 सेकंड, 2 साइकिल्स, 4 साइकिल्स, इस ढंग से चलते हैं। तो ये जो है पैरेललिज्म जो होता है, मन का जो चांचल्य है वो समाप्त होने लगता है। मन जो है आत्मा के पास ठीक उसी तरीके से, जैसे एक लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास जाता है, तो कुछ क्षण के लिए वो वैसा ही चुंबक बन जाता है जैसा चुंबक जिसके पास वो बैठा होता है। लेकिन वही लोहा जब डस्ट में डाल दिया जाता है, उसकी रस्टिंग हो जाती है और वो भी डस्ट बन जाता है, समय चाहे जितना भी लगे। तो मनुष्य का मन भी उसी ढंग से होता है। इसके पास दो ही विकल्प हैं, या तो साइको फिजिकल पैरेललिज्म में जाता है, या साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म में जाता है। हाँ, एक अपना जगत भी तैयार कर सकता है, जिसे साइकिक वर्ल्ड कहा जाता है, जहाँ टैलेंट होता है, जीनियस होता है, तैयार होता है। मन अपने ही फील्ड को तैयार करता है, मानस जगत तैयार कर लेता है, वो भी एक फील्ड बनता है। तो यह जो भाव जगत है, इस भाव जगत में ही वहीं से आदर्श की उत्पत्ति होती है। साइको स्पिरिचुअल जो पैरेललिज्म होती है, जिसका मन अपने आत्मा के पास जितना अधिक समय बिताता है, उसके सारे सोच उतने आदर्शवान होने लग जाते हैं, उसके सारे चरित्र आदर्शवान होने लग जाते हैं, उसके सारे व्यवहारिक कार्यकलाप भी आदर्शवान होने लग जाते हैं। तो यह जो आदर्श है, इसे अगर आप अंग्रेजी में चलते हैं तो बड़ा सुंदर सा इसका एक है आइडिया। भाव को आइडिया कहते हैं। भाव जगत से प्रेरणा लेकर के जो हम काम करते हैं, वो आइडियल हो जाता है। तो आइडिया है, आइडिया से आइडियल बन जाता है व्यक्ति। जिसके पास अच्छी अच्छी आइडियाज हैं, वो उसे आइडियल मनुष्य तैयार कर देता है। और ये आइडियल जो है, यही आइडियल आगे चल के आइडियोलॉजी को जन्म देता है, जो समाज के लिए होता है। व्यक्ति के लिए आदर्श है, और समाज के लिए वही आइडियल जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा के रूप में काम करती है। तो आज हम क्या देख रहे हैं? आज पूरे वर्ल्ड में इसी आइडियोलॉजी की फाइट चल रही है। जितने मुस्लिम लोग हैं, सभी अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी को पकड़ के बैठे हैं। जितने क्रिश्चियन लोग हैं, अपनी क्रिश्चियन आइडियोलॉजी, यूडियो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी को पकड़ कर बैठे हैं, उससे प्रेरणा ले रहे हैं। जूविश लोग अपनी जुडाइज जो है, अपनी जूविश आइडियोलॉजी को पकड़ कर बैठे हैं। और जो एग्नोस्टिक्स हैं, वो बोलते हैं कि भगवान वगैरह तो कुछ है नहीं, और ऐसी कोई चीज है नहीं। हमारी जो पॉलिटिकल रियलिटी है, इकोनॉमिक रियलिटी है, वही हमारे लिए सारी चीजें हैं। तो रशिया है, चाइना है, मैटर सेंटर। तो आनंद मूर्ति जी ने कहा, हमारे जो आदर्श पुरुष हैं, हमारे जो आदर्श पुरुष प्रेरणा के स्रोत हैं, बाबा हैं। तो बाबा ने बताया कि देखो, 4 तरह की फिलॉसफी से मनुष्य चलेगा। जानवर को फिलॉसफी की जरूरत नहीं होती है, पेड़ पौधों को फिलॉसफी की जरूरत नहीं होती है,
जीव जंतुओं को फिलॉसफी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मनुष्य को फिलॉसफी की जरूरत होती है। हर मनुष्य के पास एक फिलॉसफी होती है। एक रिक्शा चलाने वाला भी है, उसके पास में एक फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी क्या है? जीवन के बारे में उसकी समझ क्या है। वो बोलता है, कोई सोचता है लाइफ क्या है। बाबा बोलते हैं देखो, जैसे ही मनुष्य 18 साल का उम्र हो जाता है, क्रॉस करता है, करने लगता है, उसके मन में एक प्रश्न आता है, एक यक्ष प्रश्न आता है। सभी मनुष्य के पास में एक, उसके जीवन में एक प्रश्न अवश्य ही तैयार होगा। वो क्या है? ये लाइफ क्या है? व्हाट इज दिस लाइफ ऑल अबाउट? क्या है भाई, ये क्या है, क्या है ये? उस प्रश्न का आंसर हर कोई अपने अपने तरीके से खोज करके, और एक उस पर अपने आप को टिका करके सारा जिंदगी जीता है। कोई सोचता है लाइफ क्या है, लाइफ इज ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी, खाओ पियो मौज करो, यही लाइफ है। वो उसकी फिलॉसफी बन गई। कोई सोच रहे हैं लाइफ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनके रहन सहन, उनके विचार, उनके कार्यकलाप को देखिए, वो दूसरे टाइप के होंगे। कोई सोचते हैं कि लाइफ क्या है, तो पूर्व जन्मों का संस्कार है। तो देखिएगा कि वो दूसरे ढंग से, उनका पूरा परिवार दूसरे ढंग से, उनके सारे कार्यकलाप, बात व्यवहार सारे दूसरे ढंग के हो जाए। तो ये जो चीज कि फिलोसफी ऑफ लाइफ तैयार होती है ना, ये कहाँ से आज सारी चीजें आ रही हैं? ये आदर्श से आ रही है। तो जिनका मन अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो अपनी आत्मा के साथ बैठते हैं सुबह शाम, या कभी भी समय निकाल करके अपने आप अपने साथ में बैठते हैं, है ना, तो उनका मन शांत हो, शांत विचार के लोग होते हैं। हाँ, कभी बड़े गंभीर टाइप के लोग होते हैं, और समाज में उनका एक एग्जाम्पल बनता है, लोग उनके उनके जैसा बनना चाहते हैं। ये भी एक रियलिटी है। तो आइडिया से मनुष्य का अपना जीवन चलता है, और यही आइडिया उसे आइडियल बना देता है, और वही आइडियल समाज के लिए अगर वो प्रभावकारी हो जाता है, तो उनके सारे विचार समाज के लिए आइडियोलॉजी बन जाती है। कार्ल मार्क्स ने एक आइडियोलॉजी बनाकर रख दी, एडम स्मिथ ने एक आइडियोलॉजी बनाकर रख दी, आनंद मूर्ति ने एक आइडियोलॉजी बनाकर रख दी, श्री कृष्ण ने एक आइडियोलॉजी बना करके रख दी, सिख गुरु गोविंद सिंह ने एक आइडियोलॉजी बना करके रख दी, कबीर ने एक आइडियोलॉजी बनाई, लेकिन छोटी सी आइडियोलॉजी बनी, थोड़े समय के लिए, अभी भी है, स्थिर है। तो आदर्श, समाज आदर्श जो होता है, समाज आदर्श से ही तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, वो उसके अपने जीवन के आदर्श से तैयार होता है। और उसी तरह से समाज का जो आदर्श होता है, अगर इस व्यक्ति का आदर्श, इस व्यक्ति के विचार पूरे समाज को प्रभावित करता है, पूरे समाज को सुकून देता है, पूरे समाज को एक फ्यूचर दिखलाता है, पूरे समाज को अगर प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता है, तो पूरा समाज ही उसको आइडियोलॉजी के रूप में अडॉप्ट कर लेता है। तो इस दृष्टि से अगर अगर हम आगे चलते हैं, तब हम देखते हैं कि आज इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, उसके चलते एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन उसी से मूव होती है। वो इस्लामिक आइडियोलॉजी है। जूडो क्रिश्चियन जो विचारधारा है, उससे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन चल रही है, और इसलिए उनकी एक साथ रहना बहुत जरूरी है, एक साथ ही रहेंगे। जूइश लोग जो हैं और क्रिश्चियन, वो हमेशा साथ में रहेंगे, आप हटा ही नहीं सकते उनको। क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी का जो उत्स है, उनका जो स्रोत है, जो आइडियोलॉजी जहां से चल रही है, वो उनका मेन प्रेरणा का स्रोत है। तो उसी से चलेंगे। हिंदू राष्ट्र की आज चर्चा है अपने देश में। तो भारत जो रहा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, तो भारत एक आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड बना रह गया। आज भी भारत अपने
आदर्श को स्थापित नहीं कर पाया, मैं तो कहूंगा मेरी दृष्टि में अपने आदर्श की खोज में भटक रहा है। इस वैक्यूम में अभी राष्ट्रवाद आया है, पुनर्जीवित किया गया है, अच्छी बात है। आदर्श विहीन होने से किसी भी प्रकार का एक आदर्श होना तो बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्र की जीवित रहने के लिए, राष्ट्र को कंटिन्यू करने के लिए इसकी तो आवश्यकता है ही। इसके बगैर तो चल ही नहीं सकते। इसलिए तो बहुत ही आवश्यक है, जो कि किसी ने शुरू किया और एक बात चल रही है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है। प्रश्न यह है कि जिस जिस आइडियोलॉजी को लेकर भारत बर्बाद हो गया, कमजोर पड़ गया, क्या उसको पुनर्जीवित करके एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है? यह एक यक्ष प्रश्न है भारतवर्ष के सामने। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा ना कि एक एम्प्टी शेल हो जाएगा। बारूद है नहीं, शेल केवल पड़ा हुआ है। बंदूक में गोली है लेकिन उसके अंदर में बारूद नहीं है। तो कवच है लेकिन कवच के अंदर में प्राण नहीं है, प्राण धर्म नहीं है। आनंद मूर्ति जी कह रहे हैं, राउत प्रणेता कह रहे हैं कि डॉगमा सेंटर्ड भी एक मानसिकता होती है, फिलॉसफी होती है। तो क्या अपने डॉगमा को पुनर्जीवित करके भारत एक नए राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा, या समाज का वैसा वर्ग जिनकी देख रेख में चलता रहा भारत इतना कमजोर हो गया, क्या वो पुनः फिर से अपने आदर्शों को बिना उन्नत किए क्या फिर से भारत को नेतृत्व दे पाएगा? यह एक प्रश्न है जिस पर हम आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे जब मैं समाप्त करता हूं थोड़ी देर में। देखा जाए, भारतवर्ष में हमारे पास वर्ण व्यवस्था थी, इसे नकारना नहीं चाहिए। हमारा हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री की चीज है, इसे नकारना नहीं चाहिए। हिस्ट्री को लेकर के ही तो हम फ्यूचर तैयार करेंगे। तो जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाद इस वर्ण व्यवस्था को जातिवाद में किसने किसने परिणत किया? जो हमारे समाज के अधिष्ठाता थे, जिनको सभी प्रणाम करते थे, जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्युपरांत जिनके पास विनम्रता से प्रार्थना करके गाइडेंस में लेते थे, मार्गदर्शन लेते थे। हम हम किसी व्यक्ति के, यह एक एकेडमिक डिस्कशन के रूप में से देखा जाए, एक एनालिसिस के रूप में इसको देखा जाए, प्रश्न ये उठता है कि जब समाज ने देखा कि ये लोग तो, जो हमारे मुगल पीरियड में जो हमारे ऊपर शासन करने वाले थे, तो उनके दरबार में जाके नौकरी करते हैं, तो पूरी जनता, ये जो नए शासक थे, उनके सामने नतमस्तक होने लगे, क्योंकि हमारे पुरोहित तो वहां पर नौकरी करते हैं, उनसे सैलरी लेते हैं, इसका माने वो अच्छे लोग हैं। तो पूरे समाज में एक मानसिकता आ गई कि ये जो मुगल शासक हैं, ये जो मुस्लिम शासक हैं, ये तो सभी अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारे पुरोहित तो वहां बैठते हैं, ये तो उनके एडवाइजर्स हैं, मंत्री हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र जाकर के वहां समाप्त हो गया। अब अगर जिस जिन डॉगमास को, जिन जड़ विचारों को लेकर हमारा समाज या हमारे समाज के नेता नेतृत्व इस ढंग से मानसिकता में चले गए, क्या उसे केवल पुनर्जीवित कर लेने मात्र से भारत फिर से एक राष्ट्र के रूप में खड़ा हो पाएगा, या कितना खड़ा हो पाएगा? यह एक प्रश्न है। क्योंकि डॉगमा यानी भाव जड़ता से भविष्य तैयार नहीं हो सकता है। पूरे यूरोप में भी डॉगमा था।
और वहां एक रिनेसेंस तैयार हुआ। उस रिनेसेंस के बाद में यूरोप का उदय हुआ। उसके बाद में सारे साइंटिफिक थॉट्स के उदय हुए। उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। और आज पूरे वर्ल्ड में इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का बोलबाला है। क्या भारत डॉगमा में जाकर एक नए भारत का निर्माण कर पाएगा? कहीं राष्ट्र अपने डॉगमा से बाहर निकल रहा है और एक इतना ओवरवेलमिंग वर्ल्ड डोमिनेंस की एक सिस्टम तैयार करके रख दी है। सही या गलत, ये बाद में देखा जाता है। लेकिन ये बात सत्य है कि वो डॉगमा से बाहर निकले, रैशनैलिटी आई, वहां रिनेसेंस हुआ। उस रिनेसेंस के बाद में ही सारी चीजें हुई कि पूरा यूरोप या वेस्टर्न वेस्टर्न जो कल्चर है, आज पूरे पूरे वर्ल्ड में सब जो प्रीडोमिनेंस है उसका, सारी चीजें, हर कोई उसके भोजन को कॉपी करते हैं। हर कोई उसके रहन सहन कॉपी करने में लगे हुए हैं। हर कोई उसकी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। हर कोई उसकी उसके अनुसार ड्रेसिंग करना चाहते हैं। हर चीज उसकी कॉपी हो रही है। तो क्या भारत डॉगमा में जाकर किस प्रकार का भारत हम बना पाएंगे? यह एक प्रश्न है। यह एक डिस्कशन का प्रश्न है। आनंद मूर्ति कहते हैं कि देखो जी, चार तरह की मानसिकता होती है, चार तरह की फिलॉसफी होती है। एक है मैटर सेंटर्ड, जो कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी बनाई थी। उन्होंने रिएक्शन में बनाया था, क्योंकि उसके पहले जो था सेल्फ सेंटर्ड पूरा पड़ा हुआ था डॉगमा, क्या आत्म केंद्रित जो होता है ना, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी उसके पहले। तो उसके रिएक्शन में इन्होंने अपना दिया था। और एक डॉगमा सेंटर्ड है। तो मैटर सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड है, डॉगमा सेंटर्ड है। एक है गॉड सेंटर्ड, जो अभी तक उसका कोई राष्ट्र तैयार नहीं हुआ है। भारत ही एक देश है जहां पर गॉड सेंटर्ड नेशन तैयार किया जा सकता है। क्योंकि इस गॉड सेंटर्ड जो चीज होती है यही स्पिरिचुअलिटी होती है। और इसी स्पिरिचुअलिटी को के कारण पूरा भारत एक आज एक राष्ट्र के रूप में जुड़ा हुआ है। चाहे हमारे सामाजिक हमारे ताना बाना चाहे जितने भी कमजोर पड़ गए हों, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था की किसी भी अवस्था में रही हो, और अब तो आगे निकल रहे हैं, लेकिन सारी चीजों के बीच में भी यह जो भारतीयता है, यह जो नेशनहुड है, यह जो सेंटीमेंट है कि वी आर इंडियंस, इसके पीछे जो प्राण धर्म है, अध्यात्म है, ये गॉड सेंटर्ड चीज है। तो गॉड सेंटर्ड आइडिया के ऊपर बाबा कहते हैं, हमारे जो आदर्श पुरुष हैं वो कहते हैं कि देखो जी, मैटर सेंटर्ड तो परमात्मा से सबसे ज्यादा दूर में है। सेल्फ सेंटर्ड की रेडियस थोड़ी कम है। डॉगमा सेंटर्ड गॉड सेंटर्ड के एक स्टेप पीछे है। तो अगर कंपेयर करेंगे फिर भी डॉगमा सेंटर्ड बाकी दोनों से तो अच्छे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अध्ययन कर रहा हूं, आप भी अध्ययन कीजिए, हमारे लिटरेचर में पड़े हुए हैं कि जो डॉगमा सेंटर्ड चीज है वो बाकी दोनों से अच्छे हैं। क्योंकि इन डॉगमा सेंटर्ड आइडिया की जो रेडियस है वो परमात्मा से सबसे निकट है। उससे बाहर ईगोटिस्ट लोग हैं, अहंकारी लोग हैं। उसके बाहर में जड़वादी लोग हैं। तो जड़वादी सबसे बाहर है, परमात्मा से सबसे दूर है। तो कहना यह है कि ईश्वर केंद्रित भावनाओं से प्रेरणा लेकर अगर एक समाज निर्माण, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय व्यवस्था, सामाजिक कानून व्यवस्था, इन सारी चीजों को करने की अगर बात की जाए, जब तक इसकी बात नहीं की जाए, तब तक नए भारत का निर्माण नहीं सकता।
हाँ, भारत अपने अपना सर्वस्व किसी के चरणों में जाकर अर्पित कर दे और उनकी ग्लोरी में, उनकी चमक में खड़े होकर बोले देखो मैं भी कितना चमक रहा हूं, तो फिर तो यह पराधीनता जैसी बात हो जाएगी। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। मैं देखना चाहता हूं आप किस तरह के प्रश्न लेकर टेबल पर रखते हैं, डिस्कशन करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दादा। आई रिक्वेस्ट, यदि किसी का आज के वक्तव्य पे कोई प्रश्न बनता है आपके जहन में, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। नहीं, मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, सवाल नहीं पूछना। ओके। मैं वही डिस्कशन में डिस्कशन जाना चाहता हूँ। की बात है। यस यस। हाँ, आइए इस पर विचार कीजिए। मैंने कुछ कुछ बिंदु दिए हैं जो कि सोचना पड़ेगा, सोचने के लायक बिंदु है। क्या बात लगी, क्या बात सही नहीं लगी, क्या बात क्लियर हुई, क्या बात को और क्लियर करने की जरूरत है। यू आर फ्री। हम तो ओपन डिस्कशन के को प्रेरित करते हैं। ओपन डिस्कशन होना चाहिए। आइए हम डिस्कस करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं समझता हूँ यस। कि मेरी बात हैज 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 sunk, it has not gone above your head। मैं समझता हूँ कि मेरी बात ऊपर से नहीं निकल गई आप पकड़ पाए हम क्या कर रहे हैं। चलिए, आप हम लोग विचार करते हैं। 15-20 मिनट समय है, हम 15-20 मिनट में डिस्कस करते हैं। आप लोग अपने व्यूज दें जो दादा ने कहा उसके ऊपर। नमस्कार दादा, मैं हरानंद बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्कार दादाजी, बोलिए। आपके मैं आपके प्रश्न से मैं घबराऊंगा, लेकिन थोड़ा डर नहीं लगेगा। नहीं नहीं यार, दादा बहुत बहुत ही उपयोगी बातें आपने कही और बहुत सुलझी हुई बात कही, इसमें कंप्लीट क्लैरिटी थी। एक बात जरूर मुझे याद आ गई आपकी बात सुन के, कि जैसे इतिहास पर चर्चा करते हुए बाबा ने कहा कि मुगलों ने भी इस देश के प्राण धर्म को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अंग्रेजों ने पहुंचाया, जिसकी आप अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा भी कर रहे थे कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य वेशभूषा, भोजन इत्यादि सारी चीजों को हम लोग स्वीकार करते जा रहे हैं और उसके अनुगामी होते जा रहे हैं। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है, उस समय जहन में मेरे उठा और अभी भी उठ रहा है, कि पहले से हम डॉगमा केंद्रित थे क्योंकि रिलीजियस डॉगमा था, और जैसा आपने सही कहा कि वर्ण व्यवस्था को जाति मूलक बना दिया गया और समाज को स्ट्रेटिफाई कर दिया गया, तोड़ दिया गया, टूट गया, बिखर गया समाज। और इसका फायदा काफी लोगों को मिल रहा है वर्षों से। तो एक तरफ हम डॉगमा में घिरे हुए आ रहे थे, जो हमारा प्राण धर्म था, इस देश में ईश्वर केंद्रित सोच थी हमारी, उस पर अंग्रेजों ने जबरदस्त हमला किया। और आपने उद्धृत भी किया, इस बात को स्पष्ट भी किया। अब आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं और हम लोग सद्विप्र समाज की बात करते हैं, तो पहला प्रश्न तो मेरा यह है दादा, कि इस मिश्रित जो जब प्राण धर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंतिम सांसें ले रहा है, पर प्राण धर्म पर बहुत ही प्राण घातक हमला किया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों की पाश्चात्य संस्कृति ने, और हम डॉगमा से पहले से ही जख्मी थे। तो एक जख्मी इंसान अगर ऊपर से और जख्मी हो जाए, तो इसका इसमें सद्विप लीडरशिप कैसे इमर्ज करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं प्रयास करता हूँ इसको, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। अ, अ, मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा प्रसाद में रहता है, राज प्रसाद में रहता है। तो इस राज प्रसाद प्रसाद का जो ये डिलैपिडेटेड हो गया है, हाँ, जर्जर हो गया है। तो बाबा बोलते हैं कि देखो, किसी जर्जर भवन की नींव पर आप नए महल को खड़ा नहीं कर सकते। आपको नई नींव डालनी पड़ेगी, नई नींव से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसीलिए हमें नया व्यक्ति तैयार करना पड़ेगा, नया व्यक्तित्व तैयार करना पड़ेगा। यही प्रौत आंदोलन है जो सुबह में हमारे श्रद्धेय आचार्य रुद्रानंद दादाजी बता रहे थे, कि उस व्यक्ति का निर्माण भी तो होना चाहिए। व्यक्ति ही तो नेता बनेगा, व्यक्ति ही तो देश के पंचायत में बैठ करके कानून बनाएगा। तो अब तक तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गॉड सेंटर्ड थीम को लेकर
लेजिस्लेशन कैसे चलेगा, इसकी सोच कहीं थी ही नहीं। अब तक जो जितने भी लेजिस्लेचर पूरे वर्ल्ड में हैं, वो बेस्ड है बाई ये अ, ये बाई पोलर सिस्टम को लेकर के चल रही है। बिल्कुल सही। ये आपने बाई एडम पोलर, स्मिथ और कार्ल मार्क्स की बात कही, बहुत सही। बिल्कुल ये बाई पोलर, ये एडम स्मिथ ना है, अब ये बाई पोलर इनको होना ही है। क्योंकि बाबा बोलते हैं कि जो व्यवस्था है, सिस्टम है सृष्टि में, वो दो तरह की सिस्टम है। एक है बाइपोलर सिस्टम है, एक न्यूक्लियर सिस्टम है। अभी देखिए ना, कुछ समय पहले जब विघटन हुआ था सोवियत सिस्टम का और सोशलिस्ट सिस्टम का, वर्ल्ड का, तो लोगों ने कहा मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। नहीं, मल्टीपोलर नहीं होने जा रहा है। उसी समय में कमेंट दे दिया था कि मल्टीपोलर नाम की चीज होती ही नहीं है, बाइपोलर ही बनना पड़ेगा। इंडिया में देख लीजिए, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अंत में क्या हो गया, इंडिया और भारत बोल करके दो ठो पॉइंट बन गया। एनडीए और यूपीए बन करके दो ठो पॉइंट बना हुआ है। अब ये दोनों फाइट करेंगे, कुछ यहाँ बैठ गए, कुछ यहाँ बैठ गए, बाईपोलर ही होना है। तो बाबा बोलते हैं कि जो जड़वादी मानसिकता होती है, वो बाईपोलर में ही के ही हिसाब से काम करेगा। एक दुश्मन बनाएगा, एक अपना चैलेंजर तैयार करेगा। एक रूलर रहेगा, रूलिंग रहेगा, एक उसका ऑपोजिशन रहेगा। अगर ऑपोजिशन नहीं है तो रूलिंग को लगता है कि हम करेंगे क्या। एक ऑपोजिशन होना जरूरी है, इसलिए कहा भी गया कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन होना जरूरी है, नहीं तो डेमोक्रेसी चलेगी नहीं। बाबा ने दिया है कि नहीं नहीं, एक दूसरा भी सिस्टम है, न्यूक्लियर सिस्टम से चलो। और वही सिस्टम प्राउट लेके आया है। गॉड सेंटर्ड जो आइडिया है, उसमें न्यूक्लियर सिस्टम से चलता है। न्यूक्लियर सिस्टम क्या है? जो बाबा बोलते हैं, देखो जी, एक एटम भी है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसलिए एटम स्थिर ढंग से एग्जिस्ट करता है। एक बायोलॉजिकल सेल भी होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के कारण उसकी सेल जो है हेल्दी बनी रहती है। पूरे सोलर सोलर सिस्टम में सन जो है, स्टार जो है, वो सन वो न्यूक्लियस का काम करता है, उसके प्लैनेट्स उसके चारों तरफ सजे रहते हैं। पूरी सृष्टि में परम पुरुष जो है केंद्र बिंदु हैं, प्राण केंद्र हैं, पूरी सृष्टि उनके चारों तरफ में घूम रही होती है। उसी ढंग से बाबा ने दिया है कि पार्टीलेस, पॉलिटिक्स फ्री, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी रहेगी नहीं हमारे यहाँ, बिना पॉलिटिकल पार्टी की भी डेमोक्रेसी चलती है। आप देखिए, लिच्छवी के समय में क्या पॉलिटिकल पार्टी थी? नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टी तो भारत में अंग्रेजों में ने लाया है, उसके पहले तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी नाम की चीज होती नहीं थी। राजा का दरबार लगता था, वहां विचार होते थे, विचार विमर्श होते थे, डिबेट होता था, डिबेटिंग सोसाइटी चलती थी। डिबेट में जो फाइनल होता था, मत विभाजन हो गया, जो फाइनल हो गया वो कानून बना। ये भारत की सिस्टम रही है, क्योंकि भारत गॉड गॉड सेंटर्ड सोसाइटी रही है पहले से, भाव जगत में चलने वाली। हर प्रति के हर किसी के हृदय में एक भावना थी, दर्द था, प्रेम था, एक दूसरे से मोहब्बत था, एक दूसरे के प्रति करुणा थी, दया थी, ये चीजें थी। तो ये जो चीज है ना, तो इसको इसी ढंग से देखा जाए कि कि ये जो है सिस्टम, हमें जमीन से तैयार करना पड़ेगा। और आनंद मूर्ति जी का एक ऐसा तांत्रिक इम्पैक्ट हुआ है भारत में कि एक फिर से एक नई चेतना वर्ल्ड ह्यूमैनिटी में आ चुकी है। इसलिए आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में आज योगा दिवस मनाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में आज आंख बंद करके लोग बैठे रहते हैं, आत्मचिंतन करते रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। जो कि पहले आंख बंद करने को सोना या वेस्टिंग ऑफ टाइम बोला जाता था, आज योगा पर आधारित कैलिफोर्निया में और यूएस के बहुत सारे स्टेट्स में प्राइमरी स्कूल चलाए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्कूल चलाए जा रहे हैं। आज बच्चों को पहले पनिशमेंट दिया जाता था, आज बच्चे को पनिशमेंट के तौर पर रूम में साइलेंट टाइम पे भेजा जाता है। यू गो इन दैट कॉर्नर एंड रिमेन साइलेंट फॉर हाफ एन आवर। और देखा जाता है, उसका स्टडी किया जा रहा है कि नहीं, ये साइलेंस पीरियड जो होता है, बच्चे के माइंड में को शांत करके इनके स्वभाव में परिणति लाता है, परिणति को बदल देता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कि सारी वर्ल्ड वेजिटेरियनिज्म की ओर जा रही है। सारे वर्ल्ड में योगा हो रहा है, सारे वर्ल्ड में मेडिटेशन हो रहा है, सारे वर्ल्ड में। अब तो आप तो जानते ही हैं, इंग्लैंड में एक शोध हुआ है, जिस शोध के आधार पर ये देखा गया कि प्याज और लहसुन खाने से
ह्यूमन ब्रेन का जो रेस्पॉन्स रेट है वो 33% स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए उनके यहाँ जो रॉयल एयरफोर्स आर्मी है, उनको 72 आवर्स की बैन की हुई है शॉर्टेज लेने के पहले। उनकी जब ड्यूटी लगती है तो उसके 72 आवर्स पहले उनको प्याज लहसुन खाना बंद करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन का रेस्पॉन्स रेट स्लो हो जाएगा। आप जाएंगे तो आपको तो मार मार देगा लोग, आप भी जाएंगे, और हमारी 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 फाइटर भी बर्बाद होगी। ये सारी चीजें परिवर्तन होते जा रहे हैं, परिवर्तन होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया बदलती जा रही है, दुनिया बदलती जा रही है। और बाबा एक जगह लिखते हैं कि आप जो साधना करते हैं, आप जो इष्ट मंत्र करते हैं, आप जो ध्यान करते हैं, इससे भी एक तरंग उत्सारित होता है। ये पूरे पूरे प्रतिसंचर को ये एक जो है एक्सेलरेशन देता है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक तालाब में अगर हम हाथ से टच कर देते हैं, वहां से जो तरंग निकलती है वो तालाब के एंड तक वो चली जाती है। उसी ढंग से एक साधक जब बैठ के ब्रह्म साधना करते हैं, तो केवल आप नहीं करते हैं अपने लिए, पूरी सृष्टि में उसका तरंग जो है हर किसी के मन को बदलता है। और उसको बाबा लिख रहे हैं, धर्मस्य सूक्ष्म गति। ये जो धर्म की गति है बड़ी सूक्ष्म होती है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है। पैसिफिक ओशन की रूप में बाहर से कोई हलचल नहीं है, लेकिन अंदर 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 वो अपना काम किया चलता है। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा कि हमें नया व्यक्तित्व तैयार करना पड़ेगा, नए जनरेशन में हमें नया व्यक्तित्व तैयार करना पड़ेगा। और जैसे आचार्य रुद्रानंद जी बता रहे थे, हमें एजुकेशन से शुरू करना पड़ेगा। हमने जो एजुकेशन सिस्टम लाया था इंडिया में, या हमारा जो आनंद मार्ग का जो पहला प्रोग्राम था सोसाइटी में, वो था एजुकेशन। स्कूल खोलो, 1962-63 में हमारे पहले स्कूल खोले गए थे भागलपुर के पास में। तो स्कूल के द्वारा हमारा बाबा की विजन यही थी, आनंद मार्ग के स्कूल में जो बच्चे तैयार होंगे वो नए किस्म की मानसिकता के बच्चे होंगे। क्योंकि बचपन से संघर्ष हम करेंगे, बचपन से बैठ के साधना करेंगे, स्कूल प्रेयर नहीं करेंगे बल्कि साधना करके स्कूल स्टार्ट होगी। ये सारी जो चीजें हैं, और मोरल लेसन हम सिखाते थे बच्चों को। अभी देखिए भारत के पाठ्यक्रम में, स्कूलों के पाठ्यक्रम से जो मोरल लेसन्स के जो हमारी की जो किताबें थी सब हटा दी गई हैं। सब मॉडर्नाइजेशन करना है, सब हटा दिया गया। मोरल लेसन सबको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। साधु संत की वाणी को किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रक्चरिंग इंडिया, या इंडिया की जो के प्राण रस को, इसके प्राण धर्म को जो हटाया जा रहा है सिस्टमेटिकली सिस्टमेटिकली एक साइंटिफिक टेम्पर के नाम से। आप साइंटिफिक टेम्पर दीजिए, लेकिन इसको हटाने की क्या जरूरत है? ये डॉगमा से निकल के इसको स्पिरिचुअलिटी में ले जाइए, गॉड सेंटर्ड में ले जाइए, और साइंटिफिक टेम्पर को ले चलिए। सीखो ठीक उसी ढंग से जैसे बायां हाथ भी होता है, दाहिना हाथ भी होता है, बाएं आंख भी होती है, दाहिने बायां ब्रेन भी है, दाहिना ब्रेन भी है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, चलाया जा सकता है। नेचर का एग्जाम्पल है, सही है। लेकिन अब मैं तो नहीं बोलूं कि दूरदृष्टि की कमी है, लेकिन कुछ तो त्रुटि है हमारी सोच में, कि हम एक बोरोड ड्रीम को लेकर चल रहे हैं। किसी ने ड्रीम बोरो किया, उस बोरोड ड्रीम को लेकर के हम नया इंडिया तैयार करना चाह रहे हैं। संभव नहीं है। थैंक यू वेस्टेज दादा, बहुत वेस्टेज ऑफ बहुत टाइम हो। बहुत अच्छा आपने स्पष्ट किया। और आई थिंक ऑल मस्ट मस्ट हैव बेनिफिटेड। और आपकी इस पूरे आपकी वार्ता में जो सेंट्रल आइटम्स तो बहुत थे, बट एक चीज जो बहुत मुझे पसंद आई, द लिंक बिटवीन आइडिया, आइडियल एंड आइडियोलॉजी। So that's really wonderful, and thank you for this great teaching for all of us. We have learnt a lot. Thank you, Dad. टीचिंग तो आनंद मूर्ति से आएगी, मैं कौन होता हूँ? मैं तो विद्यार्थी हूँ, अपने शेयर करता हूँ अपने विचार। चलिए, तो और भी किसी का कोई है? क्षमा प्रार्थी, और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट्स एंड योर क्वेरीज प्लीज, आइए ना, डिस्कस कीजिए, ओपन होइए। बोलिएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? बोलना तो चाहिए ना, बोलिए तो। नमस्कार हाँ, दादा जी. It has been a wonderful experience. Always it's a feast to eye as well as ears to listen and see you. और दादा, मेरा जो क्वेश्चन मतलब उस वक्त दिमाग में आ रहा था, बट मेरे को लग रहा है कि एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास दिस इज नॉट अ
not matching. My question is you say childish. I feel so. नहीं नहीं, ऐसी मेरे बात मन नहीं में है। ये आ रहा अब था, वी हैव एन बोलिए। आइडियोलॉजी आत्म मोक्षार्थम। सो दैट जो मोक्ष मोक्ष पाने की हम लोगों की इच्छा है, दैट इज फॉर माई सेल्फ, और किसी के लिए तो है नहीं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर माई सेल्फ ओनली। सो ये जो आत्म मोक्षार्थम की जो हमारी आइडियोलॉजी है, इन विच कैटेगरी डज इट फॉल? सेल्फ सेंटर्ड आइडियोलॉजी या गॉड सेंटर्ड आइडियोलॉजी? ये चीज रजनीश ने कभी कहा था, हमने पढ़ा था किसी किताब में, जब स्टूडेंट हुआ करते थे, कि जो साधना करते हैं व्यक्ति वो तो स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि दुनिया से आंखें बंद करके अपने लिए कुछ करते रहते हैं। अरे भाई, आधे घंटे ही तो अपने लिए करते हैं। जब आप अपनी आंखें खोलती हैं, खोलते हैं हम सभी, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते करते सारा दिन हम बिता देते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम कितना टाइम देते हैं? फर्स्ट पर्सन को तो हम आधे घंटे नहीं, 10 मिनट ही टाइम देते हैं, जब हम आंखें बंद करके केवल अपनी आत्मा के साथ बैठते हैं। तो क्या ये गलत इम्बैलेंस नहीं है? अरे भाई, एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है, तीनों को टाइम देंगे ना? कि आप केवल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को टाइम देंगे और फर्स्ट पर्सन को इग्नोर करेंगे? तो वह जो एक्सट्रीम हुआ है, वह जो एक्सट्रीम था, उस एक्सट्रीम से कुछ समय लेकर के फर्स्ट पर्सन को देना चाहिए। इतना तो स्वार्थी होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ही तो एक्ट आउट करता है ना। अगर फर्स्ट पर्सन ही वीक रहेगा तो समाज की सेवा हम कितना करेंगे, जब हमें खुद ही सेवा की जरूरत हो जाएगी, जब हम खुद ही कमजोर हैं, जब हमारा मनोबल खुद ही टूटने लगेगा, जब मेरा आत्मविश्वास खुद ही जो है डगमगाने लगेगा, जब हमें हमें खुद ही सहायता की जरूरत होने लग जाएगी, तो हम समाज की सेवा कितनी दूर तक कर पाएंगे? यह भी तक प्रश्न उठेगा ना। इसलिए साधना करना या आत्म मोक्ष करना जो होता है ना, जो हम समय देते हैं, इसी में किसी को क्षति नहीं होती है। हाँ, किसी का निर्माण होता है, एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था, साधना के द्वारा आंखें बंद करके जो मनुष्य समय बिताते हैं, जो साधक नहीं है, जिन्हें दीक्षा नहीं हुई है, ऐसे भी कॉमन लोग भी आंखें बंद करके नए विचार ला करके ड्यूटी करते हैं, बैठते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं, 10 मिनट के लिए सोचते हैं क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। आत्मा से मन को आत्मा की तरफ ले जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, एक एनर्जी आती है, एक नया कॉन्फिडेंस आता है। तो अपने आप को मजबूत बनाने से हम समाज की ज्यादा सेवा कर सकते हैं। इसलिए आत्म मोक्षार्थम पहले रखा गया। दूसरा सवाल, आई होप आई हैव एड्रेस्ड योर जी क्वेश्चन। दादा, थैंक यू सो मच। यस 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 दादा, थैंक यू। थैंक यू चलिए। दीदी। अ, सूरज प्रकाश जी का हैंड रेज है। सूरज प्रकाश जी, आप बोलिए। नमस्कार दादाजी। नमस्कार, बोलिए, कैसे हैं? ठीक हूँ दादाजी। दादाजी, ये बताइए। पोजीशन एंड अपोजिशन हाँ, हाँ, एंड मानवता, हाँ, ऑल आर डिफरेंट। ऑल आर डिफरेंट। देखिए, मैंने जैसा कहा, अगर आप पकड़ पाए होंगे, पोजीशन एंड अपोजिशन की जो बात होती है ना, ये एक बाई बाई पोलर सिस्टम है ना। कि एक पोल नहीं रहेगा तो दूसरा पोल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों पोल के बीच में तनाव होगा। दैट मीन बोथ आर बैड, बोथ आर गोइंग टू किल ईच अदर। यही तो हो रहा है सर। पूरे समाज की सारी रिसोर्सेज को बकवास में बर्बाद किया जा रहा है। अभी देखिए क्या वर्ल्ड वार चल रहा है, वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी है। क्या इसको कंस्ट्रक्टिव काम में नहीं लगा जा सकता था? ये जितने भी आइडियोलॉजीज हैं, इनका हाईएस्ट पॉइंट वही है कि अंत में जाके टकराव होना ही पड़ेगा। एनिमल आर नॉट फाइटिंग टू ईच अदर। काउ फ्रॉम इंडिया एंड काउ नो फ्रॉम नो, अफ्रीका नॉट फाइटिंग ईच अदर, बट वी आर क्योंकि फाइटिंग। हाँ, हाँ, तो इसका क्या दैट मतलब हुआ कि मीन आखिर, वी आर वर्स देन एनिमल। हाँ, हो गए ना? तो ये जो, यही तो कहा, यही तो प्राउत ने कहा कि पूंजीवाद जो है मनुष्य को भिखारी तो बना देता है, लेकिन ये जो राजनीति है मनुष्य को हैवान बना देता है, जानवर से भी बदतर बना देता है।
यही तो हमने हमारा ये तो कहना था, यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि मनुष्य को हैवान बना दिया। इन मनुष्य को, मनुष्य शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन उसकी सोच में अब इतना भी नहीं रह गया कि मानवता जैसी भी एक चीज होती है। फाइट किए जा रहे हैं, फाइट किए जा रहे हैं, कितनी बर्बादी हो रही है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इक्विटी में बर्बाद हुआ। उसके बाद अभी हमास और इसराइल के फाइट में, ये किसकी फाइट है सर? ये आइडियोलॉजी की फाइट है, आप याद रखिएगा। ये जूडो क्रिश्चियन और इस्लामिक आइडियोलॉजी फाइट कर रही है आपस में। देखिए, ये आइडियोलॉजी फाइट कर रही है, Why क्यों? we call them ideology? Why we calling them that is the ideology? क्योंकि That is उनकी, not ideal हाँ, thing. They are मैं बता working. रहा हूँ, ये आउटडेटेड हो गई हैं। मान लीजिए घोड़ा है, जब तक घोड़ा का समय है, जीवन काल है, तो कितना काम करता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा बनकर के, चेतक बनकर भी कितना काम किया है, वो एक एक उदाहरण है। लेकिन जब वो मर जाता है, जब आउटडेटेड हो जाता है, तो दुर्गंध ही होना है। वो चेतक रहे या कोई दूसरे खेत में ऐसे भाग भाग दौड़ करने वाले जंगलों के घोड़े रहे, अवस्था तो एक ही होती है। जब आउटडेटेड हो जाती है, एवरीथिंग व्हाट बिकम्स आउटडेटेड हैज टू डिकम्पोज एंड हैज टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। यही हो रहा। तो आइडिया भी परमानेंट नहीं है ना, आइडिया भी का भी एक पीरियड होता है ना। उस पीरियड के बाद में वो आइडिया आउटडेटेड हो जाती है। जब आप आउटडेटेड आइडिया को लेकर के सिर में बिठा कर चलेंगे, तो आउटडेटेड आइडिया आपसे उसी ढंग के काम कराएंगे जो आपका सर्वनाश का कारण बनेगी, आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। वही हो रहा है, ये आउटडेटेड हो गए ना। डॉगमा सेंटर्ड आइडियोलॉजी क्रिश्चियनिटी की और डॉगमा सेंटर्ड आइडियोलॉजी इस्लाम की, ये आउटडेटेड आइडियाज हैं। समय है, टाइम इज फॉर स्पिरिचुअलिटी, नॉट फॉर डॉगमा। मैं एक बहुत अच्छा, मैं एक मुझे याद पड़ गया, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दे करके, अभी और हैंड रेज किए हुए हैं, मैं बताऊंगा। अमेरिका में केस हुआ था आनंद मार्ग के खिलाफ में, मेरे ऊपर ही केस हुआ था। तो केस तो हम लोग जीत गए। जीतने के बाद में उन्होंने अपील किया, रिव्यू में ले गया, रिवीजन भी हम जीत गए, सब कुछ हो गया। तो एक हमारे बड़े क्लोज थे, अच्छे साधक रहे हैं, वो बड़े गुस्से में हमारे पास आए। हमने, क्या हुआ? यू फील, यू लुक टू बी अनसेटल्ड, व्हाट इज द मैटर? तो बोलता है, दादाजी, तो आनंद मार्गा बिकेम ए रिलीजन नाउ। हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा, लेट अस थिंक लाइक दिस, लेट अस सी। मैंने उनको कहा कि भाई, विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड हाई स्कूल्स? टू ट्रेन द न्यू जनरेशन इन ए पर्टिकुलर एकेडमिक कैरियर। यस, हमने कहा, व्हाट इज द वर्क ऑफ बिजनेस? द वर्क ऑफ बिजनेस इज टू ब्रिंग मनी होम फॉर लिविंग। ओके, गुड। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ रिलीजन? हमने उसको पूछा, रिलीजन का काम क्या है? रिलीजन का काम है मनुष्य को भगवान से जोड़ना। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग मनुष्य को भगवान से अपने तरीके से जोड़ते हैं, क्योंकि उनके पास भगवान की अपनी डेफिनेशन है। मुस्लिम लोग अपने फॉलोअर्स को भगवान से अपने तरीके से जोड़ते हैं, क्योंकि उनके पास में भगवान की अपनी परिभाषा है। आनंद मार्ग, हिंदू लोग भगवान से लोगों को नहीं जोड़ के देवी देवता से जोड़ने में लगे हुए हैं। कोई किसी को भगवान से नहीं जोड़ रहा है हिंदू में, सब देवी देवता से जोड़ रहा है। कि पहले मिनिस्टर के पास जाओ, पहले सरस्वती के पास जाओ, हनुमान जी के पास में जाओ, लक्ष्मी जी के पास में जाओ, काली जी के पास में जाओ, उसके माध्यम से आप भगवान के पास में जाओगे। आनंद मार्ग के पास अपनी परिभाषा है गॉड की, और हम मनुष्य को एक साधना पद्धति सिखाते हैं जो भगवान शिव की दी हुई, उसको पुनर्जीवित करके हम भी मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का ही तो काम कर रहे हैं। तो आज की जितनी कैटेगरी बनी हुई है, उस कैटेगरी में तो आनंद मार्ग क्या बिजनेस में फिट करेगा? आनंद मार्ग किस कैटेगरी में फिट होगा? ये तो उसी कैटेगरी में फिट होगा ना जहां They all are working for particular society. We are working for all. वी आर वर्किंग फॉर ऑल, क्योंकि हमारे पास एक गॉड सेंटर्ड आइडियोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेश। Thank you, Dadaji. ठीक है, लोकेश अनम्यूट हाँ कीजिए। दादाजी नमस्कार। कैसे हैं? हाँ, ठीक हूँ दादाजी। बोलिए, क्या प्रश्न? दादाजी, ये
ये क्वेश्चन था कि जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, अभी बात हुई थी कि हम लोग जाति की और वर्ण व्यवस्था का एक जो माहौल देखते हैं, बहुत सारे मैंने महसूस किया है कि भारत में ही जो हमारे मतलब घर में ही जो आध्यात्मिक संगठन है, वो पूर्ण रूप से इस कोशिश में है कि किस प्रकार से इस जात व्यवस्था को भारत में दोबारा से स्थापित किया जाए। और बड़े बड़े संगठन जो हैं, बड़े बड़े आध्यात्मिक संगठन हैं, जो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, वो बहुत गहराई से कोशिश में लगे हैं कि जात व्यवस्था गलत व्यवस्था नहीं है, ये सही व्यवस्था है, अलग अलग हाँ, ग्रंथों अपना के प्रश्न, हाँ ठीक है, प्रमाण अपना देकर। प्रश्न बोलिए, आप प्रश्न क्या है? हाँ, तो दादाजी हम उनके साथ में अपनी जो अंतरजातीय हमारी पद्धति है, उनके सामने हम कैसे स्थापित करें कि हमारी व्यवस्था सही है, हम वर्ण संकर नहीं है। वो वर्ण संकर स्थापित करने में हम लोगों को लगे हुए हैं, तो हम क्या प्रयास करें, कैसे उनको इस देखिए देखिए करें उनके देखिए, सामने। यह एक संक्रमण काल है भारत के लिए। एक ट्रांजिशन पीरियड में हम एंटर कर चुके हैं। हम परिवर्तन करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी चीज हुई है भारत में जिसमें सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भारत जो एक स्टैग्नेंसी में अटका पड़ा हुआ था, आज हम वहां से बाहर निकल चुके हैं। आज हम स्टैग्नेंसी में नहीं है। आज हर किसी को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा है। हर किसी को कुछ न कुछ अपना विचार बनाना पड़ रहा है। हर किसी को सोचने के लिए आज बाध्य होना पड़ा है। एक बड़ी अच्छी चीज हुई है देश के लिए। हर किसी को सोचना पड़ रहा है, हर किसी को सोचना पड़ रहा है। ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि जो स्टैग्नेंट वाटर था पॉन्ड में, है ना, जहाँ जहाँ पानी सड़ रहा था, ये हो रही थी, वो आज बहना शुरू हो गया है। तो नए विचार आएंगे। हम अपने विचारों को लेकर के जाते हैं, हाई स्कूल में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, जहां पर बच्चों की भी सोच समाज से जुड़ने लग जाती है। उस लेवल में जाकर के हम उन से डायलॉग शुरू करें। एक प्लेटफॉर्म बने, जैसे आप लोगों के पास में ओपन फोरम का प्लेटफॉर्म है जहां पर, तो इससे क्या होती है ना कि आप जो भी करते हैं समाज में उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। आप कभी मत सोच लीजिए कि हम तो 5 आदमी बैठ के बात किए तो इसका क्या हो, नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो बढ़ता चलता है। इसलिए यह जो चीज है, अधिक से अधिक ओपन फोरम आपको करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ में जो समसामयिक विषय है, सबों को बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए और सबों को आनंद मार्ग की किताबें पढ़ानी चाहिए। लोगों को दीजिए पढ़ने के लिए। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है, आप जो बोल रहे हैं ना, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सामाजिक आदर्श पूर्ण विचारों की कमी है भारतवर्ष में। वो आइडियोलॉजी है ही नहीं। समाज के लिए जो विचारधारा होनी चाहिए वो आइडियोलॉजी है ही नहीं, एब्सेंट है, केवल प्राउड के पास में है और कहीं है ही नहीं ना। वो बोरोड आइडिया है। या तो कार्ल मार्क्स की आइडिया को ला करके भारत में उसको यहाँ बगान सजाना चाहते हैं उन पौधों को ला करके, या तो फिर अमेरिकन कैपिटलिज्म को ला करके इंडिया को जो है उस ढांचे में ले जाना चाहते हैं। अपनी चीज नहीं है ना भारत के पास में। अगर अपनी चीज कहीं देखेंगे, या तो पुरानी किताबों में पड़ी हुई है जिसमें बहुत सारी चीजें तो पॉल्यूटेड हो गई हैं, अल्टर्ड हो गई हैं, चेंज चेंज कर दिए हैं, बदल बदल कर रख दिए हैं, और या तो प्रौथ है, और तो कुछ है नहीं। तो प्रौथ ही जो है एक लोगों को, सबों के सर्वजन हितार्थम सर्वजन सुखार्थम प्रौथ, ये बाबा का तो दिया हुआ स्लोगन है। चलिए, वीरेंद्र देव, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। नमस्कार दादाजी। हाँ नमस्कार, बोलिए। दादाजी मेरा प्रश्न था कि ये क्या यूटोपिक सोसाइटी कभी पास्ट में एग्जिस्ट की है क्या कभी? क्या जैसे बोल रहे हम यूटोपिक सोसाइटी मतलब आदर्श सोसाइटी जिसको हम बोल सकते हैं, कभी क्या हुई है पहले क्या? या प्राउड क्या एस्टेब्लिश कर पाएगा यूटोपिक सोसाइटी को? सवाल ये है कि क्या पहले मनुष्य चांद पर कभी गया था? लेकिन आज तो गया हुआ है। क्या पहले मनुष्य कभी मार्स पर कुछ सोच भी सकता था? आज तो मार्स पर जाके हम गाड़ियां चला रहे हैं यहाँ से। तो नई शुरुआत भी तो होती ही है। तो मतलब भगवान शिव के समय में कोई यूटोपिक सोसाइटी नहीं थी, कृष्ण के समय में कोई यूटोपिक सोसाइटी नहीं थी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अब हो सकता है। क्योंकि, आशा। हाँ हाँ, कारण है। क्योंकि उस समय का जो समय था ना,
लोग पहाड़ की शिखरों पर या कंदराओं में रहते थे। कृष्ण के समय लोग प्लेन में रहने लगे। और अभी के मनुष्य के जो लोग हैं, डेल्टा सिविलाइजेशन है, सभी नदी के किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं। आज जो एक डेल्टाइक सिविलाइजेशन है, तो आज का जो सिविलाइजेशन है वो जो माउंटेन सिविलाइजेशन थी या जो प्लेन की सिविलाइजेशन थी, इन सबों के साथ में लेकर के आज एक चरम सीमा पर हम पहुंचे हुए हैं। इतना ज्यादा मानसिक विकास इसके पहले समाज में नहीं था। व्यक्ति व्यक्ति के पास था, इंडिविजुअल इंडिविजुअल साधु संत हुआ करते थे, ऋषि महर्षि व्यक्ति व्यक्ति हुआ करते थे। उसका सामाजिकरण नहीं हुआ था। आज ज्ञान विज्ञान का सामाजिकरण होता चला जा रहा है। इसलिए आज की परिस्थितियां उस समय की परिस्थितियों से काफी भिन्न है। इसलिए पीछे का उदाहरण लेकर के हम नवीनता को नहीं ला सकते। हाँ, व्यक्तिगत जीवन में हम उस अपने आदर्श को सुनिश्चित करने के लिए जो व्यक्तिगत जो खर्च है, व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं। समाज का निर्माण, समाज तो एक सामाजिक चीज है जो टाइम प्लेस पर्सन के मुताबिक वो जो है उसका विकास होता चलता है। मनुष्य का भी विकास होता चलता है। पहले का एक मनुष्य नोमैडिक रहता था, कपड़े भी नहीं पहनता था। आज का मनुष्य कितना उन्नत होकर के ज्ञान विज्ञान बना रहा है, ग्रह उपग्रह की चिंता कर रहा है, यहाँ कैलकुलेशन कर रहा है, एटम के अंदर में गॉड पार्टिकल खोज करके रखा हुआ है। तो इसके लिए जो समाज बनाने की बात है, इसके लिए तो नया सोशल आइडियोलॉजी चाहिए होगी। पुरानी सोशल आइडियोलॉजी से आज के मनुष्य के लिए आप समाज का निर्माण कैसे करेंगे? यही तो प्रोथ है। एक क्वेश्चन और दादाजी, मान लीजिए प्राउड की सोसाइटी जैसे प्राउड एस्टेब्लिश हो जाए, तो क्या उस वक्त बुरे लोग नहीं होंगे? या मतलब यूटोपिक सोसाइटी अगर प्राउड दे दे तो तब भी तो सोसाइटी का एक बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव से देखिए होता है। देखिए प्रोथ का मानना है कि मनुष्य बुरे होते ही नहीं है। परिस्थिति के दबाव में मनुष्य अपने आचरण को बुरा बनाता है, क्योंकि उसके अस्तित्व पर खतरा आ जाता है, उसके परिवार के अस्तित्व पर खतरा आ जाता है। इसलिए उसे चोरी करना पड़ता है, इसलिए उसे डकैती करना पड़ता है, इसलिए उसे क्राइम करना पड़ता है। अगर सभी की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से भरपूर कर दिया जाए और उसकी प्रोग्रेस की भी व्यवस्था कर दी जाए और ये न्यायिक व्यवस्था न्यायिक ढंग से चले, जिस समाज में न्याय नहीं होगा वहां समाज तो उल्टा पुल्टा करेगा ही। समाज क्या होता है? समाज वही समाज होता है जहां न्यायपूर्ण व्यवस्था होती है। हर किसी को लगे, आज आदमी अमेरिका जाना क्यों चाहता है? हर कोई जो मुसलमान अमेरिका के खिलाफ में गालियां देता है, आज वो भी चाहता है अमेरिका में उसको ग्रीन कार्ड मिल जाए। क्यों? क्योंकि इट इज रूल ऑफ लॉ। अमेरिका में रूल ऑफ लॉ से चलता है। अभी आप देख रहे होंगे, पढ़ते होंगे, वहां का जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, आज उसको जेल में भेजा जा सकता है। आप प्रेसिडेंट थे तो क्या हुआ कि आप व्यक्ति हैं, गलत काम किए हैं, जाइए, रूल बुक के मुताबिक आपको जेल जाना पड़ेगा एंड ही विल हैव टू गो। इसके चलते तो क्या हुआ कि जहां न्याय नहीं है वहां समाज एग्जिस्ट नहीं करता है। और भारत में न्याय है ही नहीं। 56 करोड़ केस ऐसे जमे हुए हैं ऊपर में, और नीचे के लेवल में 55-56 करोड़ और भी है। कितने करोड़ हो गए? 110 करोड़ केस बैठे हुए हैं जहां न्याय नहीं है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ जहां न्याय नहीं है, इसलिए यहाँ के पढ़े लिखे युवक यहाँ से भाग रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं जहां पर उन्हें पता चले कि भाई रूल ये है, हम रूल को नहीं तोड़ रहे हैं, इसलिए हम सुकून से रह सकते हैं। यहाँ तो रूल ही डिफाइन किया हुआ नहीं है। यहाँ रूल ही डिफाइन किया हुआ नहीं है। तो जी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लेंगे। आचार्य परमानंद जी, आपने हाथ उठाया है। लास्ट क्वेश्चन। योर हैंड इज रेज्ड। गलती से रेज कर दिए होंगे। दादा नमस्कार। हाँ, नमस्कार, बोलिए। मेरा मन में विचार आ रहा है कि आज भारत इतना डेवलप कर रहा है, चांद पर पहुंच रहे हैं, पूरे दुनिया को लीडरशिप दे रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं। क्या उसके मन में ये बात नहीं आ रही है कि हम लोग फिर से जो डॉगमा, अंधविश्वास धूमिल पड़ रहा था, उसको हम फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं, जिससे एक नया समाज नहीं बन सकता है, जैसा कि आपने कहा। और अगर ऐसे ये लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों के पास भी तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम सरकार को एडवाइस कर सकें कि भारतवर्ष की जो अपनी गरिमा धर्म की रही है, गॉड शेल्टर का, उसको ऐसा लागू कीजिए।
देखिए, जो पावर में होते हैं उनकी अपनी चैलेंजेस होती हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल, देखिए दो चीज होती है। एक चीज होती है कि इम्पोर्टेंट है, जैसे आप बोले बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो आप बोले हैं। एक दूसरी चीज होती है जो अर्जेंट होती है, जिसको नहीं करेंगे तो अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो अगर इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों आपके सामने में रहेगा, तो पहले आपको कौन सा चुनना पड़ेगा? पहले आपको अर्जेंट चीज को कंट्रोल में करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो अर्जेंट चीज ही हमारे देश में इतनी सारी पेंडिंग पड़ी हुई थी 75 साल से, अभी तक भारत देश में अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से ही सब कुछ चल रहा था। भारत ही पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है, और भी अफ्रीका में एक दो कंट्रीज हैं मुझे पता है, जहां पर कि हम उन्हीं के लिखे हुए किताब से चल रहे हैं जिनसे हमने अपने आप को लिबरेट किया है। हम उन्हीं के जुडिशियल सिस्टम को में अपने आप को कसे हुए हैं जिन्होंने कानून बनाए थे हमें शोषण करने के लिए। अभी तक 75 साल में हमने नए कानून भी नहीं बनाए अपने देश में। तो 75 साल में जो कानून, जो हमारे शोषण करने के लिए जो कानून हमारे पास बनाए बना कर दिया था मकौले साहब ने, उसी कानून से देश को चला रहे हैं। तो ये तो विडंबना है अपने देश की, क्या करेंगे? तो जो पहले अर्जेंट चीज है, अभी की सरकार अर्जेंट चीजों को हैंडल करने में लगी हुई है। आप भी जाइएगा ना, तो पहले आपको अर्जेंट चीज को हैंडल करना पड़ेगा। अर्जेंट चीज हैंडल कर लीजिएगा। घर से पानी चू रहा है, जमीन में नीचे में जो है जानवर घूम रहे हैं, घर के अंदर में माउस हैं, चूहे हैं, इधर से पहले उसको ठीक करिएगा कि पहले बड़ी बड़ी बात बोलिएगा। जहां आप खाना खा सकें, जहां आप सुकून से रात में सो सकें, पहले आप उसकी व्यवस्था करेंगे कि पहले बड़ी बड़ी बात करेंगे? आनंद मार्ग जो शुरू किया है, यही एक रास्ता है कि ग्रास रूट से हम नए चरित्र निर्माण करें, नए युवक तैयार करें, युवकों में जाकर के नए आदर्श देकर के उन्हें प्रेरणा दें, और वहां से लेकर के हम स्टूडेंट फेडरेशन काम करें, यूथ फेडरेशन का काम करें, फार्मर फेडरेशन का काम करें, गर्ल फेडरेशन, यूपीआईएफ का काम करें, और लेडीज का गर्ल्स प्रोटेस्ट का काम करें। एक लीडरशिप तैयार करना पड़ेगा बड़ी 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 संख्या में, तब जाकर के एक समय आ जाएगा। हाँ, अगर इस काम को हम, अगर हम वार फुटिंग पर करते हैं, अगर हम इसे सचमुच में जोर से करते हैं मिलजुल करके, तो स्वाभाविक है ये दिखाई भी पड़ेगा। यहीं पर समाप्त करता हूँ, समय हो रहा है। और धन्यवाद, मैंने बहुत समय लिया आप लोगों का, और आपने बड़ी शांति से और बड़ी ध्यान से मुझे बोलने के लिए मौका दिया। धन्यवाद। किन्हीं को कोई लास्ट वर्ड है तो राजेंद्र जी आप ही लास्ट वर्ड दे दीजिए, और फिर अब तो कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है दादाजी। थैंक यू वेरी मच। फिर जिन्हें कुछ और बात करनी है व्यक्तिगत ढंग से हमसे संपर्क कर लीजिएगा। पर्सनली कृपया बात कर लेंगे। नाउ नाउ देयर इज नो टाइम, सो लेट अस डू अ मिनट ऑफ मेडिटेशन। 1 मिनट साधना करते हैं बिफोर वी एंड द सेशन, प्लीज।